हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन सी इंटर एफएम की मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अपन सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हाथों हाथ कराते जाऊंगा, ठीक है ना। और ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सारे डिसीजंस जैसे फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन तीनों करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है स्टेक होल्डर्स की अपन से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे आज एक होता है एक चीज़ क्या होती है, अपन ने क्या कमाया, और एक होता है वो अपन से क्या चाहते हैं। तो जो अपन वो चाहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें कंफ्यूज मत होना। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे किसे कहते हैं? वो अपन से जो चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन चार तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे और लास्ट में केओ पढ़ेंगे जो ओवरऑल है। तो उसमें कौन कौन सी है? केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और इसको लोन भी कह सकते हैं, और क्या, और कॉस्ट ऑफ डिटेन्ड अर्निंग दैट इज केआर, और केओ दैट इज डब्ल्यूएसीसी, ठीक है। सबसे अपन कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में दो तरह के डेब्ट हो सकते हैं, एक इरिडीमेबल और रिडीमेबल। इरिडीमेबल कौन सा होता है? जिसको अपन को रिडीम नहीं करना, जिसको अभी पैसा नहीं देना, फ्यूचर में कभी अभी रिडीम नहीं करना, ठीक है। तो उसको उसको उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? उसको अपन को क्या देना है? एक इंटरेस्ट ही तो देना है। तो आई इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, है ना। आई क्या होता है यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट। नेट प्रोसीड क्या होता है? मनी रिसीव बाय द कंपनी, ठीक है, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर अपन कोई मनी रिसीव कर रहे हैं और उसके साथ कोई कॉस्ट लग रही है, तो एक्चुअल में तो अपन को नेट मनी क्या मिल रहा है, उसको ही लेंगे ना। उसको क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना। और अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। अ कंपनी हैज इशूड, अब देखो, नेट प्रोसीड की जगह मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो भी इसमें भी अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, ठीक है। अब अपन एग्जांपल देखते हैं। कंपनी हैज इशूड इरिडीमेबल डिबेंचर ऑफ 1000 विद अ कूपन रेट ऑफ 10%। अ कंपनी हैज इंकर्ड 100 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो इस पे क्या नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा? 1000 - 100 दैट इज 900। केडी क्या हो जाएगा? आई अपॉन एन पी दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 900 दैट इज 11.11%, ठीक है। अब रिडीमेबल क्या होता है? जिसको अपन को रिडीम करना है, ठीक है, जिसको अपन को पैसे देने हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ अपन को उसकी फ्यूचर वैल्यू भी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड सिर्फ एक फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बट अपन को इसको डिराइव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? वाईटीएम मेथड, ठीक है। वाईटीएम मेथड क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसको क्या कहते हैं? वाईटीएम मेथड। अब क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होगा? इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट देना है अपन को, तो इंटरेस्ट आई 1 - t जो अपन करते हैं, प्लस आरबी माइनस एनपी। आरबी क्या होता है? रिडिम्पशन वैल्यू, जो अपन को उनको वापस देना है, डिबेंचर्स वालों को वापस देना है, माइनस नेट प्रोसीड क्या होता है? जो अपन को अभी मिला है, डिवाइडेड बाय एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आई क्या है। आई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, आरवी यहाँ पे आरवी क्या है? रिडम्पशन वैल्यू है, नेट प्रोसीड एनपी क्या है? नेट प्रोसीड है, और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। अब अपन इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी हैज इशूड अ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार 1/4/2018 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2028। मतलब कितने 10 साल बाद मैच्योर होगा। एन क्या हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। द कंपनी वॉन्ट्स टू नो अ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2023 वेयर द मार्केट वैल्यू क्या दे रखी है? मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो एनपी क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू, है ना, ठीक है, इजिकल्स टू 80 का कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, एट द रेट 35%। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट 100 का 10% दैट इज 10 रुपीज़। नेट प्रोसीड क्या हो गया इसमें? जो अपन को 80 रुपीज़ जो मार्केट वैल्यू है वही अपना नेट प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। रिडिम्पशन वैल्यू क्या है? उसने क्या पार पे रिडीम होगा, या तो पार पे होता है या प्रीमियम पे होता है। तो पार पे होगा मतलब 100 रुपीज़ पे रिडीम होगा। एन क्या हो गया? इन्होंने क्या बोला? अपन को 2023 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एन क्या हो गया यहाँ पे? 5 ईयर्स। वैसे एन क्या होता? 10 ईयर्स। टैक्स रेट क्या है? 35%। अब अपन निकालते हैं 10, वही चीज़ आई 1 - t प्लस आर वी माइनस एन पी होल डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें अपने क्या है, आरवी क्या है, इसमें रिडीम्शन वैल्यू क्या है 100 रुपीज़, एनपी क्या है -80 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 10, उसका 1 - t करेंगे क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और फिर 100 + 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11.67%। ठीक है, इसके बाद क्या आता है वाईटीएम मेथड। वाईटीएम मेथड मैंने आपको क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं इसको, वाईटीएम मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, आईआरआर क्या होता है, आईआरआर ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे एनपीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना है ना। अब अपन स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या होता है, सबसे पहले अपन को कैश फ्लोज जाने पड़ेंगे, उसके बाद कैलकुलेट एनपीवी अपन को आईआरआर निकालनी है तो दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज में कौन कौन से, डिबेंचर के केस में कैश फ्लो क्या क्या होंगे भाई, एक 0th ईयर पे वो पैसा देंगे। ठीक है, नेट प्रोसीड जो आ रहा है, प्लस अगर अपन को इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट अपन उनको दे रहे हैं। ठीक है, प्लस रिडीम्शन वैल्यू जो अपन को उनको पे करना है। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, आईआरआर क्या होता है, एनपीवी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एनपीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अ कंपनी इशूड अ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ऑन 1/4/2023 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2028। ठीक है, एंड द कंपनी वांट्स टू नो अ करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 80 एंड अज्यूमिंग द टैक्स रेट इज 35%। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट करना है। 0th ईयर पे अपन को क्या मिलेगा, एक तो 80 रुपीज़ मिलेंगे। 1 to 5 ईयर्स में अपन को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, उसमें से टैक्स बेनिफिट हटा देंगे, दैट इज 6.5 का अपन को इंटरेस्ट देना है। 5th ईयर पे अपन को उसको क्या देना है, रिडीम्शन वैल्यू देनी है जो कि 100 रुपीज़ है। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर आईआरआर के अंदर 2 डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम करेंगे अपन। ठीक है ना। फिर ये वाला फॉर्मूला होता है आई एल प्लस एनपीवी ऑफ एल डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ एल माइनस एच होल एच माइनस एल। ठीक है, इसको अपन मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, बट अगर आप फॉर्मूला याद करो तो फॉर्मूला इंटर तक फॉर्मूला ही सही है, क्योंकि आईसीए फॉर्मूले से निकालती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक 10% से रेट लेंगे, 10 और 15% अज्यूम करेंगे कि 10 और 15%। अपन ने 10% अज्यूम करी। ठीक है, उसके बाद एनपीवी क्या आ रही है 6.74 और 15% अज्यूम करी तो क्या एनपीवी आ रही है -8.51। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसके बीच की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच की होनी चाहिए। अब क्या है, एल क्या है इसमें, एल अपन 10% लिया, एनपीवी ऑफ एल क्या हो गया 6.74 होल डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ एल क्या हुआ 6.74 माइनस 8.51। उसके बाद क्या हुआ, आईआरआर क्या आ गया 12.21। आईआरआर क्या होता है, जहाँ पर एनपीवी 0 होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती है। अब अपन इससे कोई नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या 0 आएगी। ठीक है, सीधी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब अपन को ये अज्यूम कैसे करना है ना, एक अपन को लोअर रेट लेनी है और एक हायर रेट लेनी है, एक प्लस में आना चाहिए और एक माइनस में आना चाहिए। सीधी चीज़ है ना। अपन ने अगर एक प्लस में आ रही है ना, उसको प्लस में भी कितना लेना है कि जहाँ पर अपना आउटफ्लो से ज़्यादा हो और माइनस में कितना आउटफ्लो से कम हो। ठीक है ना। अब आ जाओ, इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड है ना, जीरो बॉन्ड में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट 0 होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है, वो भी सेम रिडीमेबल डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, बस अपना है ना जो नेट प्रोसीड होता है वो क्या होगा, एक तो नेट प्रोसीड डिबेंचर जो अपन शुरू में इशू करेंगे, और रिडीम्शन वैल्यू क्या होगी, जो शेयर अपन को उसको इशू करेंगे। तो शेयर को हो सकता है शेयर की वैल्यू अपन को डायरेक्ट दे रखी हो, और ये भी हो सकता है शेयर की वैल्यू अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखी हो, आज की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी हो और अपन को फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, आज की मार्केट वैल्यू जैसे 0th ईयर की +1 प्लस ग्रोथ रेट गिवन होगी की पावर n। ठीक है ना।
एन नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा, करंट मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, सीधा 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 सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो होता है वो क्या कहलाता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। इसमें देखते हैं, अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। RBML is proposing to sell a 5 years bond of 5,000 at 8% per annum. The bond will be amortized equally. क्या बोला है? बॉन्ड अमोर्टाइज होंगे इक्वली ओवर द ईयर्स एंड कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन को क्या होगा, पहले उसने क्या बोला? अमोर्टाइज इक्वली, मतलब हर साल 1,000 रुपीज़ अमोर्टाइज हो जाएंगे, उनको 1,000 रुपीज़ वापस दे देंगे। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना देंगे अपन? 5,000 पे 8% देंगे। दूसरे साल कितना देंगे? 4,000 पे 8% देंगे। तीसरे साल कितना देंगे? 3,000 पे 8% देंगे। चौथे साल 2,000 पे 8% दे देंगे और फिफ्थ ईयर पे 1,000 का 8% देंगे। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट ईयर में क्या क्या पैसा दे देंगे अपन को? एक तो इंटरेस्ट का जो 400 रुपीज़ आ रहा है और 1,000 रुपीज़ देंगे। सेम सेकेंड ईयर में, सेम थर्ड ईयर में और सेम फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे अपन प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मल निकालते हैं, दैट इज कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस अपन को 0.06 दे रखा है तो 1 प्लस 0.06। ठीक है, इससे क्या आएगी? अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको IRR वाली चीज़ मैं आपको दूसरे चैप्टर्स में भी समझाऊंगा, कैसे प्रॉपर कैलकुलेट होता है वो आपको दूसरे चैप्टर्स में भी समझाऊंगा। हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर्स में भी अपन समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉपी टू कॉपी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। बस यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे अपन जो 1 - T करते हैं, यहाँ पे वो 1 - T नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट पे अपन को टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट अपन को इस पे नहीं मिलता है, डिविडेंड पे अपन को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, यही रीज़न है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपन को सेम रहेगा, बस 1 - T नहीं होगा। ठीक है ना। अब रिडीमेबल इसमें भी हो सकता है, दोनों सेम तरीके से निकलेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका है, एक तो डिविडेंड प्राइस मॉडल, इसके बाद आता है अर्निंग प्राइस मॉडल, इसके बाद है ग्रोथ, रियलाइज यील्ड और CAPM। ठीक है, डिविडेंड प्राइस मॉडल सिंपल है, D1 डिवाइडेड बाय P0। यहाँ पर क्या है? D1 क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड और P0 क्या है? करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये मॉडल कब यूज़ करेंगे? जहाँ पे डिविडेंड कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अर्निंग मॉडल, अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या कहलाएगी? E1 डिवाइडेड बाय P0। E1 क्या है यहाँ पर? ई डिवाइडेड बाय P0। ई क्या है यहाँ पर? अर्निंग पर शेयर और P0 क्या है? करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, दिस अप्रोच इज यूज जहाँ पे अर्निंग कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? गॉर्डन फॉर्मूला ये बोल सकते हैं, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं, दिस अप्रोच इज यूज फॉर जहाँ पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? KE = D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस K प्लस G। ठीक है, जो अपन को लिखा हुआ है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। यहाँ पे D1 क्या होता है? D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। P0 क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस और G क्या होता है? ग्रोथ रेट। अब अपन को ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करनी है? एक तो होता है गॉर्डन मॉडल, एक होता है एवरेज मेथड। गॉर्डन मॉडल क्या होता है? गॉर्डन मॉडल बोलता है B × R। इसका फॉर्मूला क्या होता है? B × R। B यहाँ पर क्या है? रिटेंशन। B यहाँ पर क्या है? रिटेंशन रेशियो, और है ना, रिटेंशन रेशियो कैसे निकालेंगे? 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो। रिटेंशन में मतलब क्या होता है? जितना पैसा अपन ने रिटेन करा है इंटू R, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना। एवरेज मॉडल। अब एवरेज मेथड क्या कहलाता? D0 = है ना DN + 1 + G की पावर N। बट अपन को ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे मान लो आज 1 रुपये का डिविडेंड है और कल 1.11 रुपये का डिविडेंड है, तो अपन को क्या करना है? 1.11 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1.11 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, -1 × 100, दैट इज 11% की ग्रोथ है। ठीक है, ऐसे निकालना है। समझ गए क्या करना है? D0 डिवाइडेड बाय DN होल डिवाइडेड बाय D0 डिवाइडेड बाय DN। ठीक है, D0 क्या है? करंट मार्केट का डिविडेंड क्या है ना। DN क्या है? ईयर्स अगो। यहाँ पर DN वैसे अपन आगे n लेते हैं तो आगे वाला लेते हैं, यहाँ पे क्या है? DN क्या है? ईयर्स अगो, पहले क्या डिविडेंड था। ठीक है, मतलब आगे वाला डिविडेंड तो अपन न्यूमरेटर में रख लें और डिनोमिनेटर में क्या रख लें? जो पहले वाला डिविडेंड था। ठीक है,
देखो अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड, इसमें स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या क्या है, डिवाइड D0 बाई DN, फाइंड आउट द रिजल्ट, ठीक है। फिर उसको एवरी टेबल में शो करना है, अपन को टेबल से नहीं निकालना है, ठीक है। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। करंट डिविडेंड कितना है इसमें 6.1, ठीक है। डिविडेंड 5 ईयर्स हो, पहले क्या डिविडेंड था 10, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे D0 डिवाइडेड बाई DN, D0 कितना है इसमें 16.1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.61। अब 1.61 का रूट निकालेंगे। 1.61 उसने क्या बोला 5 ईयर्स पहले, तो 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.61 का ये कैसे निकालेंगे, मैं आपको निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। आप अपने कैलकुलेटर पे 27 लो, ठीक है। मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। 27 जैसे अपन को ये रूट कैसे निकलेगा, ये डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर पे नहीं निकल सकता, बट मैं आपको कैलकुलेटर पे निकालना दिखा देता हूँ। 27, ठीक है, इसको 12 बार रूट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको 12 बार रूट करना है, ठीक है, 12 बार रूट करना है ना। फिर उसमें से -1 करना है, फिर डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर वैल्यू लिखा होता है, जैसे 3 लिखी हुई तो 3 और 5 लिखे हुए तो 5 डिवाइडेड बाय 3 +1 फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 12 बार, ठीक है। कैलकुलेटर पर ट्राई कर लो, आंसर यही आएगा। अब अपन आते हैं CAPM मॉडल पे। ये क्या होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है। इस वाले CAPM मॉडल में क्या कहलाता है, ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है। जितनी अपन रिस्क लेंगे जितनी अपन को रिटर्न मिलेगी, ठीक है। अ टाइप ऑफ रिस्क, देखो 2 तरह की रिस्क होती है, एक सिस्टमेटिक होती है, अनसिस्टमेटिक होती है ना। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, एक कंपनी स्पेसिफिक होती है। जैसे कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है। जैसे मेरे लेबर इस टाइप पे चले गए तो वो क्या अनसिस्टमेटिक रिस्क है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, कंपनी में कुछ गलत नहीं हो रहा है, पूरे होल एनवायरनमेंट में गलत हो रहा है, जैसे कुछ कंट्री में गलत हो रहा है तो उसको क्या करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क। उसमें कंपनी क्या करेगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क और मोस्ट नॉट डाइवर्सिफाइड रिस्क, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन का चेंज होना कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफिकेशन, जैसे इन्फ्लेशन आ जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होना, उसको क्या कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, है ना। अब अपन ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो अपन यहाँ पर CAPM में निकालने का फॉर्मूला क्या है, K इज टू RF क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। भाई रिस्क इतना पैसा तो चाहिए जो अपन को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में मिल रहा था, जो अपन को बॉन्ड में मिल रहा था, इतना पैसा तो चाहिए। जो अपन को FD में मिल रहा था इतना पैसा तो चाहिए, वित्तीय रिटर्न तो चाहिए, प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अब RM माइनस RF क्या होता है, RPM क्या होता है, रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। बीटा क्या होता है, बीटा अपन को दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है रियलाइज यील्ड अप्रोच, ठीक है। रियलाइज यील्ड अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पर सेम है जैसे अपन IRR निकालते थे ना, वही चीज़ है, IRR ही निकालनी है डिबेंचर की तरह, ठीक है। और व्हेन द प्राइस आर डिफरेंट, है ना। अब इसमें 2 तरीके हो सकता है, या तो प्राइस डिफरेंट होगा, हर साल प्राइस दे रखा होगा, या फिर क्या हो सकता है अपन को सेम जैसे IRR मेथड में जो अपन प्रेजेंट वैल्यू करके निकालते हैं वैसे निकालना, ठीक है। जब अब ये देख लेते हैं प्राइस डिफरेंट होगा तो अपन इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपन को देखते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, डिविडेंड दे रखा है 1.2 1.25 और 1.1, प्राइस ऑफ द शेयर दे रखा है 9.75 11.5 और 11 और 10.5, ठीक है। अपन को क्या करना है डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड क्या दे रखा है ना। अब अपन को क्या करना है, यील्ड निकालनी है 4 ईयर की, तो अपन को कैसे निकालते हैं वो D1 प्लस P1 होल डिवाइडेड P0। अब देखो इन दोनों के पहले का तो अपन को है ही नहीं, तो इन दोनों में मतलब फर्स्ट ईयर में तो अपन कुछ ले ही नहीं सकते, सीधी सीधी बात है भाई, इसके पहले का ईयर नहीं है अपने पास तो यहीं से चालू होगा, ठीक है। तो D1 1.95 प्लस 9.75 और इसका क्या होगा D0 क्या हो गया 9, सेम कंडीशन 1.2 11.5 D0 क्या होगा 9.75 सेम। अब अपन को चारों ईयर का निकल गया, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीन मेथड होता है ये, ठीक है। उसका क्या होता है 1 प्लस y1 प्लस 1 प्लस y2 होल की पावर 1/n माइनस 1। यहाँ पे क्या 1 प्लस y1 अपन ने यहीं पे निकाल लिया, ठीक है ना। ये 1 प्लस y2 निकाल लिया, 1 प्लस y3 और 1 प्लस ये अपन ने टोटल निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने लेने हैं 4, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने लेना 4, क्योंकि अपन ने 4 बार ही कैलकुलेट 4 ईयर्स का ही कैलकुलेट करा है, ठीक है।
भाई अगर अपन को इसका भी पहले का दे रखा होता ना तो अपन इसका भी पहले का कैलकुलेट करते, और यहाँ पे n क्या लेते 5, ठीक है, यहाँ पे अपन n क्या ले रहे हैं 4, ठीक है, हो गया। अब अपन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आती है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या करते हैं, सेम है इक्विटी की तरह, कुछ भी याद नहीं रखना है, सेम है इक्विटी की तरह, जैसे अपन इक्विटी में निकालते हैं वैसे अपन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में निकालेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, टोटल कॉम्बिनेशन, जो अपन ने KD KR KP तीनों सीखी ना, उस KE उन चारों का कॉम्बिनेशन, चारों का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, वेट इंटू KE। भाई मान लो मेरा कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, जिसके अंदर डिबेंचर है मेरे पास 10 लाख के, प्रेफरेंस शेयर्स है मेरे पास 10 लाख के इक्विटी है मेरे पास 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 40 लाख। यहाँ पे वेट क्या हो गया, है ना, वेट क्या हो गया, KE का वेट कितना हो गया 0.5, KD का कितना हो गया 0.25, और KP का क्या हो गया 0.25, ठीक है। कैसे हुआ भाई, KD का 20 डिवाइडेड बाय होल दैट इज 40, सेम W ऑफ E निकल गया, W ऑफ D निकल गया, W ऑफ P निकल गया, ठीक है। KP KR अपन को पहले निकालना सिखा दिया। अब ये क्या है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो तरीके से निकल सकते हैं, या तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू में क्या होता है, बुक वैल्यू में क्या होता है, अपन को क्या करना है बुक वैल्यू में, है ना, बुक वैल्यू में कैसे करना है, जो अपन को क्वेश्चन में दिया होगा वैसे बुक वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू में अपन को मार्केट प्राइस से इंटू करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ WACC कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो क्या करना है अपन को टोटल कैपिटल निकालना है, फिर उसके बाद प्रपोर्शन निकालना है कि इक्विटी कितनी है, उसके अंदर डिबेंचर्स कितने हैं, कितने अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने अपने पास रिटेन अर्निंग है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच कैपिटल निकालना है, KE KD KR ये सब निकालना है, फिर उसके मल्टीप्लाई करना है उसको, और फिर टोटल करना है सबका, ठीक है। अब अपन ये एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है, बुक वैल्यू वेट से भी निकालना है और मार्केट वैल्यू वेट से भी निकालना है। बुक वैल्यू वेट क्या हो गया, ये क्या हो गया बुक वैल्यू वेट, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू क्या हो गया, ये क्या हो गया मार्केट वैल्यू वेट, ठीक है। उसके बाद अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 100 डिबेंचर्स ऑफ 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 4%, 100 प्रेफरेंस शेयर्स फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, और इक्विटी क्या दे रखा है -24, मतलब 24 - 4 दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या दे रखा है 1%, और एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज 5%, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई P0 - F दैट इज 1 डिवाइडेड बाई P0, ठीक है, प्लस G जो अपन गॉर्डन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अपने पास क्या आया, KE कितनी आई 10%। उसके बाद KD निकालनी है, KD निकालने के लिए उसने क्या बोला है कि रियलाइज यील्ड अप्रोच से निकालना है ना। तो अपन को उसको क्या करना है, 0th ईयर पे अपन को क्या मिलेगा देखते हैं। 0th ईयर पे उसने क्या बोल रहा है, डिबेंचर की वैल्यू क्या है 105, ठीक है ना, और डिबेंचर में क्या बोल रखा है 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 105 - 4% दैट इज 105 - 4% दैट इज 100.8 दैट इज नेट प्रॉफिट कितना हो गया 100.8, ठीक है, देख लो इसमें 100.8 है ना। हर साल अपन को इंटरेस्ट देना, वो अपन को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताइए, और सेम अपन को लास्ट में जाके नेट प्रॉफिट करना, वो रिडेम्पशन वैल्यू करनी है, ठीक है। रियलाइज यील्ड अप्रोच से अपने क्या IRR निकाल के 6.89% IRR आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक माइनस का और एक प्लस का, ये ध्यान रखना, एक माइनस का आना चाहिए और एक प्लस का आना चाहिए, है ना, एक माइनस का और एक प्लस का। जो अपने को रिडीम हो रही है वो वैल्यू, है ना, कैश फ्लोज, एक की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस की आनी चाहिए और एक की नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस की आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, जितना ऊपर जाते जाएंगे, है ना, जितने से ज़्यादा से डिवाइड होता जाएगा उसकी वैल्यू बित्ती कम आती जाएगी, ठीक है, और जितना कम लेते जाएंगे बित्ता अपन को वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लो अपन ने पहले एक रेट अज्यूम करी, मैं आपको IRR समझा रहा हूँ, पहले अपन ने एक रेट अज्यूम करी 15%, उससे क्या वैल्यू आई -45, ठीक है, मान लो, है ना। तो अपन को क्या करना है, एक ऐसी रेट अज्यूम करनी है जिससे क्या पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा 15% से तो कम ही होगी, 15% से कम होगी, कितना कम होगी, हो सकता है वो 10% हो सकता है वो 5% हो, ठीक है, ऐसे लेना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी उसने ऐसे ही बोला है कि अपन को उसी तरीके से कैलकुलेट करना है कि भैया रियलाइज यील्ड अप्रोच से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अपन को WACC निकालना है इसके अंदर, बुक वैल्यू वेट डायरेक्ट दे रखा है तो उससे अपन को WACC निकल जाएगा। सेम अपन को मार्केट वैल्यू से निकालना है, मार्केट वैल्यू अपन को नीचे दे रखी है, देखो ये यहाँ पर अपन को मार्केट वैल्यू दे रखी है, जो अपन को डिबेंचर की दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर्स की दे रखी है, इक्विटी की दे रखी है, ठीक है। अपन को यहाँ पर तीनों की वैल्यू दे रखी है और तीनों का अपन निकाल देंगे,
ठीक है। अब अपन को देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। बस इतना बात ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन सेम होती है WACC की तरह, है ना। उसके बाद स्टेप्स क्या होता है, अपन को न्यू वेट निकालना है भाई, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो नया वेट निकालना है। मान लो अपने पास पहले 10 लाख का कैपिटल था और उसने बोला 1 लाख का और इशू कर दिया, तो क्या कितना हो गया, 11 लाख का कैपिटल हो गया। ठीक है, न्यू वेट निकालना है ना, और न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। जैसे मान लो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज हो जाएगी, है ना। पहले इक्विटी था, अब उसने बोला डिबेंचर भी आ गए, 10 लाख का सब इक्विटी था, अब बोला उसने 1 लाख के डिबेंचर इशू करे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज हो जाएगी, है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट, अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक नोट है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी मार्केट वैल्यू में से, ठीक है ना। बट अपन को जब KR निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में अपन फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस करते। क्यों, इसका रीजन भी है। मान लो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है, अपने अंदर का ही पैसा, अंदर का पैसा। अब अंदर के पैसे में थोड़ी फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, सीधी सीधी बात है, अंदर के पैसे में थोड़ी फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी, तो इसलिए उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस होती। अब अपन ये चैप्टर हो गया, अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा देख लो एक बार। KD पढ़ा, KP पढ़ा, KR पढ़ा, ठीक है, KE पढ़ा और WACC पढ़ा, और लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा, लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, विद एग्जाम्पल अपन ने सारी देख ली। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लिवरेज चैप्टर। सबसे पहले लिवरेज क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल टू अदर्स। ठीक है, जैसे सेल्स और EBIT, भाई आज सेल्स बढ़ेगी तो EBIT कितना बढ़ेगा, वो चीज़ को क्या कहते हैं, लिवरेज। यहाँ पे अपन 3 तरह की लिवरेज पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, बिजनेस रिस्क, ऑपरेटर जो ऑपरेशन से रिलेटेड है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिस्क। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, कंबाइंड रिस्क। ठीक है, ओवरऑल रिस्क। डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और इसको और तरीके से निकालते हैं C/EBIT। C क्या होता है यहाँ पर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, रिलेशन, अब अपन डॉल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड EBIT। सेम DFL का देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS। सेम अपन DCL का देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EPS। अब अपन क्या देखते हैं, एक और टॉपिक है इसके अंदर, है ना। अब देखो DFL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT, और DCL निकालने का होता है C/EBIT। तो DFL इंटू DOL इज टू क्या होता है, DCL। अब DFL कितना है, EBIT अपन EBT, और डॉल कितना दे रखा है, C/EBIT। ठीक है, C तो रह गया, EBIT अपन EBIT कर दिया, तो क्या आ गया, C/EBT। ये अपन ने डेरिवेशन भी कर दिया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेल्स, ऐसी सेल्स जो अपन सिर्फ फिक्स कॉस्ट तक आ रही है। ठीक है, जितनी भी अपनी फिक्स कॉस्ट हो रही है ना, उसको कवर करती है, वो सेल्स को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे अपन क्या कहते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ तक जो सेल्स आ रही है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू, देखो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकलता है और इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकालता है। यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, सीधी सीधी बात है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो, क्योंकि PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब अपन इसको देखेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, PV रेशियो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जो अपना BP सेल्स से ऊपर जो सेल्स होती है ना, जैसे अपना टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक BP सेल्स होती है जहाँ तक अपनी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, और उसके ऊपर क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी फिक्स कॉस्ट के ऊपर होगी, जो अपना प्रॉफिट होगा, जो अपना पैसा होगा, उसको क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। EBIT क्या होता है, यहाँ पर
EBIT क्या होता है? EBIT होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे अपन को, मैं आपको निकालना दिखाता हूँ EBIT कैसे निकलता है। चलो कॉस्ट शीट मैंने दे ही रखी है ना, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 1/डॉल भी लिख सकते हैं अपन। 1/डॉल कैसे लिख सकते हैं? देखो डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C/EBIT, है ना। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐसे निकालते हैं, अपन को कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो भी दे रखा है। अब अपन को कॉस्ट शीट निकालनी। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट, दैट इज EBT माइनस टैक्स, दैट इज EAT माइनस EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू EPS। यहाँ से यहाँ तक जो होती है ना, वो कौन सी होती है? ब्रेक इवन, BP। और यहाँ तक जो होती है ना, यहाँ से जो चालू हो रही है, ये इसको क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है? सेल्स दे रखी है अपन को, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 50%, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10 लाख रुपीज़, बोरिंग कॉस्ट दे रखी है 10%, 10 लाख 10%, इक्विटी दे रखी है 10 लाख रुपीज़, 50% का अपन को टैक्स रेट दे रखी है। तो अपन क्या देखते हैं? सेल्स, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट शीट बनाएंगे सबसे पहले। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन हो गया अपना 12 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज 10 लाख, है ना। EBIT आ गया 2 लाख, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा 1 लाख, उसके है EBT में से टैक्स माइनस करा EAT, और EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज EPS। अब अपन क्या करेंगे? बस यहाँ से जब अपने कॉस्ट शीट बना ली, तो कॉस्ट शीट के बाद बस फॉर्मूला उठाएंगे। डॉल कैसे नहीं? C/EBIT। तो C क्या है यहाँ पर? 12 लाख डिवाइडेड बाय EBIT कितना है अपने पास? 2 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख दैट इज 6, है ना। DFL कैसे निकालेंगे? DFL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइडेड बाई EBT दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, है ना। सेम DCL निकालने का और सेम डॉल निकालने का, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है उसने? बोल रखा है क्वेश्चन में, ये बोल रखा है कि इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 6 लाख, सेल्स क्या हो गया? 6 लाख से इंक्रीज होगी, मतलब सेल्स यहाँ पे कितनी होगी? 30 लाख, ठीक है। तो उसने क्या बोल रखा है? न्यू EBIT कितना होगा? अपन इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे और निकल जाएगा, ठीक है। एक क्या तरीका हो सकता है? अपन यहाँ से निकालेंगे। पहले क्या होता था? 12 लाख, है ना, मतलब 50% इसमें यह हो जाता था। तो अब क्या हो गया? 15 लाख, है ना। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 15 लाख, है ना, माइनस अपना फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? 10 लाख, ठीक है। EBIT कितना हो गया इसमें? 5 लाख। न्यू EBIT अपन से मांगा था, वो आ गया, ठीक है। ये तो भैया कॉस्ट शीट का फॉर्मूला, कॉस्ट शीट से। और एक तरीका क्या होता है अपन को? डॉल का क्या बताया था अपन को? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। अब अपन को सेल्स की परसेंटेज दे रखी है, उसने क्या बोला? 6 लाख से सेल बढ़ गई, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 24 दैट 25% से सेल्स बढ़ गई, है ना। तो उसमें क्या होगा? 25%। डॉल अपन ने पहले निकाल रखा था 6 × 25% दैट इज 6 × 25% दैट इज 1.5, ठीक है। मतलब टोटल 150% से अपने क्या हो गया? डॉल मतलब वो बढ़ गया EBIT। तो 150% दैट इज पहले कितना था? 2 लाख का 150%, सॉरी 2 लाख का 150% दैट इज 3 लाख। 3 लाख से बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। दो तरीके से, या तो कॉस्ट शीट से निकालो या फिर परसेंटेज उससे निकालो, ठीक है। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज अपने पास कौन सा आ रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? अपन को इस चैप्टर के अंदर ये बताना है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सही है, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर गलत है, मतलब कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर फॉर द कंपनी, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट बेटर फॉर द कंपनी, ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि फाइनेंशियल जो कंपनी की वेल्थ है वो बढ़े, ठीक है ना। अब अपन इसमें क्या है? वैल्यू फॉर्म कैसे निकालेंगे? EBIT डिवाइडेड बाय WACC, EBIT डिवाइडेड बाय KO, है ना। अब अपन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM अप्रोच। इसके अंदर क्या है? NI अप्रोच क्या बोलता है? नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम क्या होता है? जो EAT होता है ना, जो अपन ने कॉस्ट शीट ऊपर पढ़ी, उसके अंदर EAT होता है ना, उसको क्या कहते हैं? नेट इनकम। यहाँ से चालू होना है,
यहाँ से चालू करना, नेट इनकम वाले में EAT से चालू करना, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलती है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा, है ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा कंक्लूजन है। अब वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी EAT डिवाइडेड बाय KE, क्या निकलेगा अपना B ऑफ E, है ना। B ऑफ E निकालने का मामला क्या होता है, EAT डिवाइडेड बाय KE, है ना। अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। EBIT दे रखा है 5 लाख, डिबेंचर दे रखे हैं 20 लाख, KE दे रखे हैं 16%, NI दे रखी है, NI दे रखी है। अब NI निकालनी है सबसे पहले, 5 लाख माइनस 2 लाख दैट इज NI कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 16% दैट इज 18 लाख 75,000, और वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया अपने पास, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया 18 लाख 75,000 प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट दैट इज 38 लाख 75,000, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। अब एक क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज 38 लाख 75,000 सॉरी, ठीक है ना। EBIT कितना है इसमें 5 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख 75,000 दैट इज 100। कैसे निकालना है, 5 लाख दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू Q, ठीक है। यहाँ से वैल्यू फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय Q, और वैल्यू ऑफ अपन इसको इक्वेट करेंगे तो कैसे होगा, वैल्यू ऑफ Q निकालने का मामला क्या होगा, EBIT डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म सॉरी, है ना। NOI अप्रोच क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, EBIT, मतलब यहाँ से कहाँ से चालू होगा, EBIT से। वहाँ से क्या है NI था, तो NI कहाँ से चालू हो रहा था, EAT से। ये कहाँ से चालू होगा, EBIT से, ठीक है ना। ये क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ फर्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिवरेज पे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैसे इफेक्ट नहीं पड़ता। EBIT डिवाइडेड बाय WACC से इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। अब अपन को उल्टा चालू करना है, मतलब सबसे पहले अपन को टोटल वैल्यू निकालनी है ना। उसमें से अपन KO माइनस कर, मतलब वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस करेंगे, उसके बाद क्या निकलेगी अपने वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला आ गया, है ना। EBIT ऑपरेटिंग इनकम हो गया, और उसके बाद KE निकालेंगे। KE क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अपन एग्जांपल देखते हैं इसका। अमृता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख की दे रखी है EBIT, एंड 10% का अपन को डेप्ट दे रखा है, एंड करंटली द फर्म हैज एम्प्लॉयज 15 लाख डेप्ट, ठीक है। टोटल डेप्ट कितना 15 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले अपन को कैसे चालू करना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम में कैसे चालू करना है अपन को, EBIT से। तो EBIT दे रखा है ना, EBIT दे रखा, EBIT डिवाइडेड बाय 15%, अपन को KO दे रखा था, तो अपन को क्या पता चला अपने वैल्यू ऑफ फर्म कितनी 33,000, ठीक है। जिसमें से अपन को डेब्ट हटा देंगे 15 लाख, डेब्ट हटा देंगे 15 लाख, तो अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी 18,33,000, ठीक है। 18,33,333, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपन को, दो तरीके से निकालना है अपन को, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी थी और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी थी, दोनों अपन को निकालनी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के अपन को क्या पता होना चाहिए, EAT डिवाइडेड बाय KO, सॉरी EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। EAT अपन को क्या दे रखी है, EBIT दे रखा है, EBIT अपन को क्या दे रखा था 5 लाख में से अपन को सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, दैट इज 1,50,000, तो अपन को क्या बनेगा EAT कितना आ गया 3,50,000 डिवाइडेड बाई 18,33,333, दैट इज 19.09। उसके बाद क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच सेम तरीके NI अप्रोच होती है। ये क्या बोलती है कि थोड़े लेवल तक वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे चलेगी, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इज लो ऑल द सर्टेन लेवल एंड अगेन राइजेस, भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर्टेन लेवल तक कम रहेगी, उसके बाद इक्विटी वाले प्रीमियम मांगने लग जाएंगे और वो अपना राइज होती जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद अपन को MM अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है, MM अप्रोच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर दो तरीके से होते हैं, विदाउट टैक्स और विद टैक्स। विदाउट टैक्स क्या बोलती है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट विदाउट, मतलब वैल्यू फर्म रिमेन सेम, है ना।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू फर्म इज एंटायरली अनचेंज, दैट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिवरेज ऑफ फर्म, कि कोई भी इफेक्ट नहीं रहता लिवरेज का, है ना। और ये इंपॉर्टेंट, ये वाली अप्रोच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैल्यू फर्म निकालने का फॉर्मूला वही होता है EBIT डिवाइडेड बाई क्यू। अजम्पशन क्या दे रखे हैं इसमें, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, नो टैक्सन और ऑल आर रैशनल है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ऊपर निकालते हैं कि अपन को क्या दे रखा होता है, या तो अपन को वैल्यू फर्म दे रखी होती है, तो अपन को उससे क्या निकाल लेते हैं, अपन KO निकाल लेते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। विद टैक्स में क्या दे रखा है अपन को, है ना। इसके अंदर बोल रखा है वैल्यू फर्म विल इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अपन को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है ना, ड्यू टू टैक्स बेनिफिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म मतलब जिसने अपन को डेप्ट, जिसके पास डेप्ट है, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट की। डेप्ट क्या होता है, टैक्स बेनिफिट देता है, तो टैक्स बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको नीचे निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालना, ठीक है ना। WACC ये भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये एग्जांपल। ब्लू लिमिटेड इज ऑल फाइनेंस बाय ऑल इक्विटी फाइनेंस इज कंसीडर्ड अ रीपर्चेज ऑफ 275 लाख। मतलब उसने क्या बोला, अभी तक तो मैं पूरा इक्विटी में हूँ, बट मैं क्या करूँगी, इक्विटी को तो वापस बुला लूँगी, ठीक है, और डिबेंचर इशू करूँगी 275 लाख के, ठीक है। देख लो 275 लाख के डिबेंचर इशू करूँगी, है ना। और डिबेंचर इशू करूँगी मैं 15% पे। एक और चीज़ बोली है उसने, 15% पे डिबेंचर इशू करेंगी। अभी क्या चल रही है, KO क्या है यहाँ पर, अभी क्या है 20%, जो अभी KO है वही KE होगा, क्योंकि अभी सिर्फ क्या है, इक्विटी है, तो KO KE होगा, है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, अभी की वैल्यू दे रखी है 1750, मतलब वैल्यू फॉर्म अभी क्या है 1750। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले क्या निकालना है, नई कंपनी की मार्केट वैल्यू, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। नई, अब अपन क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं, है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या दे रखी है इसके अंदर, सबसे पहले वो दे रखी है जो पहले वाली कंपनी की, तो पहले वाली कंपनी से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, EBIT कितना है अपने पास 350 लाख, ठीक है। अब ये क्या है, आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, तो इसको बिफोर टैक्स करेंगे, बिफोर टैक्स कितना आएगा, तो 500 लाख, ठीक है। अब अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इस बार का क्या होगा, सबसे पहले 500 लाख के तो EBIT आ गया, उसमें से अपन क्या करेंगे, डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कितना देंगे भैया, उसने क्या बोला 275 का 15%, 275 का 15%, दैट इज 41.25। उसके बाद क्या है, EBT कितना है 458.75, और टैक्स कितना है इसमें 30% ऑन टैक्स बोला था, आफ्टर टैक्स कितना है 321.12। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कितना होगा, है ना। कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कैसे निकालने का बताया था मैंने आपको, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो 1750 प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट निकालने का तरीका क्या होता है, डिबेंचर इनटू टैक्स रेट। टोटल डिबेंचर कितने हो गए 275 के, इसमें टैक्स रेट होगी 30% की, ठीक है ना। तो कितना आ गया, वैल्यू फर्म कितनी आ गई 1832, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितनी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी होगी अपन देखते हैं, है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ कितनी होगी 1557, कैसे आया 1832 माइनस जो 275 था, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब अपन को क्या नहीं है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से नहीं निकालना, सबसे पहली बात तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, वैसे निकालो, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का क्या क्या बताया था मैंने आपको, EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू, वैल्यू अपन ने पहले निकाली ली 1557। EAT कैसा है, EAT क्या है, EAT ये रहा अपन ने जो यहाँ पर निकाला, दैट इज 321.12। इससे क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गई। वैल्यू ऑफ डेब्ट अपन को पहले दे रखी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे अपन WACC निकालते हैं ना, WACC में क्या करते हैं, अपन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का वेट निकाला, इक्वेट करा, तो उससे क्या आ गया, WACC आ गया, ठीक है। अब हमने को क्या निकाला, WACC निकल गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का क्या तरीका है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का क्या तरीका था, EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी,
है ना। ईएटी अपन ने निकाल लिया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने निकाल लिया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अपना निकल जाएगा। ये अपन को याद करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखा दिया, तो भी आपकी मर्जी हो तो याद कर लेना। हाँ, अब अपन आर्बिट्राज प्रोसेस। आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होता है? आर्बिट्राज प्रोसेस ये कहलाता है, अपन को क्या है, कहीं से शेयर्स निकाल के कहीं पे बेचने, समझना, जैसे अनलीवर्ड फर्म है, वहाँ से तो शेयर्स बेचने और यहाँ पे अपन को खरीदने, इससे क्या है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्राज प्रोसेस। ठीक है ना। इस गेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग और बाइंग द असेट इन डिफरेंट मार्केट, मतलब डिफरेंट मार्केट में अपन असेट सेल करेंगे, उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्राज प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपन को वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिबरेड एंड अनलिवर्ड फर्म, लिवर्ड और अनलिवर्ड फर्म की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई जिसका ग्रेटर होगा, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको तो सेल करेंगे। ठीक है, अब जिसकी स्मॉलर होगी उसको बाय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जिसकी ग्रेटर वैल्यू हुई उसको सेल करा, मान लो उसकी इक्विटी सेल हुआ तो उससे ज़्यादा पैसा मिला, है ना। अब यहाँ पे मान लो सेम परसेंटेज ऑफ अपन ने शेयर्स बाय करे, तो वो हो सकता है वो सस्ते हो सकता है वो महंगे हो। अगर वो सस्ते होते हैं, है ना, तो अपन को क्या करना है, वो पैसा अपन को उसके डेप्ट में भी शो करना है, डेप्ट में भी लगाना है। ठीक है ना। अगर वो महंगे हो जाते हैं, है ना, अगर वो महंगे होंगे ना, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से डेप्ट से भी पैसा लेना है। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन से उसके बाद अपन रिटर्न निकालेंगे दोनों का, और अपन को पता चलेगा कि जिस इससे क्या होगा, अपन को प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक बार नोट पढ़ लेते हैं, इफ द सेलिंग ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी वी कांट गेट इनफ मनी, मतलब अपन को सेलिंग करने के बाद इनफ मनी नहीं मिलता है, देन बोरो द सेम परसेंटेज ऑफ डेप्ट, मतलब क्या करना है अपन को सेम परसेंट, मतलब 10% ऑफ इक्विटी सेल करके और 10% का डेप्ट भी बोरो करना। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। देयर आर द टू कंपनी यू एंड एल लिमिटेड हैविंग एनओआई कितनी है, 20 लाख, एंड एक्सपेक्ट दैट एल लिमिटेड एज अ लिवर्ड फर्म। एल लिमिटेड लिवर्ड है, मतलब एल लिमिटेड ने कर्जा ले रखा, डेप्ट है उसके पास, कितना डेप्ट है, 1 लाख का 7%। एंड यू लिमिटेड क्या है, यू लिमिटेड का क्या है, कोई डेप्ट नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है यू लिमिटेड की और एल लिमिटेड की। सबसे पहले यू लिमिटेड का देखते हैं, यू लिमिटेड की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, है ना। तो इसके अंदर वो तो है ही नहीं, है ना, तो वैल्यू ऑफ इसकी कितनी होगी, 2 लाख रुपीज़ प्लस, है ना। अब इसमें क्या होगा, इस वाले में EBIT दे रखा है अपन को 20,000, है ना, एनओआई में, है ना, और डेप्ट दे रखा है इसमें 1 लाख रुपीज़, है ना। तो EAT कितना हो गया, EAT हो गया अपने पास 20,000 माइनस 7,000, है ना, EAT डिवाइडेड बाई KE, दैट इज 72,222, है ना। और इसके अंदर अपन को डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी, 1,72,222। अब क्या बोला उसने, क्या बोला था, मैंने ऊपर क्या बोला था कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको बेचना है ना, तो 10% ऑफ इक्विटी बेचेंगे यू लिमिटेड की, है ना। अपन को क्या मिलेंगे, 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अपन उस 20,000 से क्या खरीदेंगे, एल लिमिटेड के शेयर्स खरीदेंगे, एल लिमिटेड के 10% शेयर खरीदेंगे। एल लिमिटेड के 10% शेयर कितने में आ जाएंगे अपने पास, बताओ, एल लिमिटेड के 10% शेयर आ जाएंगे अपने पास 7222। ठीक है, और 10% उनके डिबेंचर्स भी खरीदेंगे, 10% डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 10,000 रुपये। ठीक है, टोटल क्या होगा, 7222 अपने पास पैसा यूज़ हो गया। उसके बाद भी अपने पास पैसा कितना पड़ा है, 2778 अपन के पास भी पैसा पड़ा है। ठीक है, अब रिटर्न क्या होगी, अपन को यहाँ पे क्या मिलता है, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% मिलता, और 20,000 का 10% भी बोल सकते हैं, दैट इज यहाँ पर क्या मिलता, 20,000 का 10%, दैट इज 2,000 रुपीज़ मिलता। ठीक है, अब वहाँ पर क्या मिलेगा, जहाँ पे अपन नया खरीदा है वहाँ पे क्या मिलेगा भाई, एक तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, दैट इज 700 रुपीज़, प्लस अपन को इक्विटी पे मिलेगा। इक्विटी पे कितना मिलेगा, इक्विटी पे उसने क्या बोला है, 10% खरीदा है, तो 1,30,000 अपन ने टोटल वैल्यू निकाली है। ठीक है ना, तो इक्विटी पे कितना मिलेगा, 1,300, टोटल क्या हो गया, टोटल रिटर्न 2,000, वहाँ पे भी 2,000, यहाँ पे भी 2,000, बट यहाँ पे क्या अपन को अपने पास अभी 2,778 पैसा बचा हुआ है, जिसको अपन कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ठीक है, समझ गए, है ना, समझ गए है ना। और कोई कंफ्यूजन इसमें, नहीं, आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी का ऐसा पॉइंट जहाँ पे ईपीएस ऑफ टू कंपनी इज इक्वल, ईपीएस इज टू ए इज टू बी। ठीक है, ईबीआईटी का ऐसा पॉइंट, ईबीआईटी कॉमन होगा, माइनस इंटरेस्ट हो सकता है, दोनों में अलग अलग हो, टैक्स दोनों का सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे ईपीएस इज टू जीरो हो जाता है। ठीक है, जहाँ तक ईपीएस जीरो हो जाता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट प्लस पीएस डिविडेंड 1 - टी। ठीक है, इसको निकालने का तरीका ये है। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग इफ ईपीएस, देखो एक ये डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीज़ ध्यान रखना, इफ ईपीएस इज कैलकुलेटेड, ईपीएस कैलकुलेट हो गया और उसमें पी रेशो नहीं दिया हुआ, तो अपन को क्या है, जिस फर्म का ईपीएस ज़्यादा होगा उस फर्म को चूज करना है ना। ठीक है, सेम तरीका ये है, अगर पी रेशियो दे रहा हुआ है तो अपन को सबसे पहले पी रेशियो से प्राइस कैलकुलेट करनी है, देन अपन को क्या करना है, ईपीएस प्राइस कैलकुलेट करनी है, और जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उसको अपन को सही रहेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन पे आ गए, है ना। डिविडेंड सबसे पहले क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपन शेयर होल्डर्स को, उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो रिटेन अर्निंग की तरह रख सकते हैं या डिविडेंड की तरह रख सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज होती है, जैसे वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल। ठीक है, गॉर्डन मॉडल वही है जो अपन ने ऊपर प्राइस निकालना सीखा था, यहाँ पे अपन क्या निकाल लेंगे? डिविडेंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, है ना। डिविडेंड क्या D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं D0 + 1 + जी। ठीक है, जी अपना ग्रोथ रेट हो गया, के अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। यहाँ पे अजम्पशन हो गया। अजम्पशन क्या क्या है गॉर्डन मॉडल में? ये अजम्पशन याद रखने, है ना, अभी भी बोल रहा हूँ याद रखने कि यहाँ पे गॉर्डन मॉडल में कोई डेप्ट नहीं है, IRR कांस्टेंट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट है, के हमेशा ज़्यादा होगी जी से, और ऑल अर्निंग आर फाइनेंस बाय इक्विटी एंड इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू याद रखोगे, है ना। डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी, वो अपना फॉर्मूला होता है। देखो अब ये डिसीजन मेकिंग के लिए देखते हैं। मैंने क्या बोला था? के क्या होता है? जो एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, और आर क्या होता है? जो अपन कमाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं, अपन कमा ज़्यादा रहे, है ना, और उनकी एक्सपेक्टेशंस कम है, तो अपन क्या करेंगे? उनको कोई डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, अपन कमा ज़्यादा रहे, जितना पैसा आ रहा है अपन उसको वापस इन्वेस्ट करो और उससे और ज़्यादा कमाओ। सीधा सीधा लॉजिक है ना। इक्वल है, कुछ भी दो, है ना। अब अपन कम रहे, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो भैया उनका पैसा उनको दो, मेरे को वापस मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना पैसा खुद लो। ठीक है, उनको डिविडेंड दो। ठीक है ना। ग्रोथ रेट B/R फॉर्मूला जो होता है वो मैंने आपको ऊपर सिखा ही दिया। ग्रोथ रेट दो तरीके होता है, एक तो गॉर्डन मॉडल और अप्रॉक्सीमेशन मॉडल, है ना। गॉर्डन मॉडल में B/R और वो दिखाई दिया था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल सेम होता है गॉर्डन की तरह। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? ग्रोथ रेट कांस्टेंट भी हो सकती है, नो ग्रोथ भी हो सकती है, और वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल के अंदर अपन दो से 3 प्राइजेस निकल जाएंगे। वॉल्टर मॉडल में क्या होता है ना, ये भी डिविडेंड की तरह ही है। ठीक है ना। यहाँ पे अपन कई अजम्पशंस है, जैसे ऑल आर फाइनेंस बाय रिटेन अर्निंग, IRR कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट है ना, के परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, नो टैक्स है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट है, हैव अ परपेचुअल लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस निकालना फॉर्मूला क्या होता है? D प्लस D1 नहीं होता है, E माइनस डी इंटू RE डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे R क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, KE क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D क्या है? डिविडेंड पर शेयर, E क्या है? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए वही सेम चीज़, ग्रोथ है, कांस्टेंट है और डिक्लाइन है। R ज़्यादा है KE से, तो अपन क्या करेंगे? उनको कोई भी डिविडेंड नहीं देंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई डिविडेंड नहीं है, कोरिलेशन नेगेटिव हो गया, है ना। सेम अपन को दूसरी तरीके से भी देख लेना, सेम होती है इसका और इसका। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। XYZ लिमिटेड अर्न्स अ 10 पर शेयर डिविडेंड, कांस्टेंट रेट एंड रिटर्न 10% एंड 12%। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? रेट ऑफ रिटर्न कितना देगा? 10% एंड 12% रेस्पेक्टिवली।
डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो, उसने बोला ऑप्टिमम पे आउट रेशो बता दो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशो देखेंगे, है ना। अब आर ई क्या है, के से ज़्यादा है तो डी जीरो सबसे परफेक्ट, आर ई के से ज़्यादा तो सबसे अच्छा पे आउट रेशो क्या होगा कि अपन उसको डिविडेंड नहीं दें, मतलब जीरो डिविडेंड, जीरो, है ना। उससे क्या है 120 मार्केट प्राइस निकाल रखी। उसके बाद अपन ने दो तरीके से और बता दिए, 25% डिविडेंड देंगे तो भी कम हो रही है, 15% कम उससे भी कम हो रही है, और 75% उससे भी कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, है ना, एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच क्या बोलते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस, डिविडेंड पॉलिसी का कोई शेयर प्राइस में इफेक्ट नहीं होता है, ये इररेलेवेंट थ्योरी है। ये ऊपर वाली क्या रेलेवेंट थ्योरी थी कि डिविडेंड का शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे ये बोलता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एमएम अप्रोच। इसमें भी असम्पशंस है, जैसे परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब कि इक्विटी से फाइनेंस हो रहे हैं, यहाँ पे भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, और रिस्क इज असर्टेन है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है एमएम अप्रोच में, एमएम मॉडल फॉर्मूला एंड स्टेप सेम और बोथ द, मतलब अगर अपन डिविडेंड पे करेंगे तो भी सेम रहेगा अप्रोच, और डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो भी अपना सेम रहेगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ शेयर्स, है ना। मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है ना। मार्केट प्राइस कैलकुलेट क्या होता है, D1 + P1 होल डिवाइडेड बाई 1 + K। P0 क्या है यहाँ पर, मार्केट प्राइस एट द बिगनिंग, यहाँ पे क्या है P1 निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द फंड रिक्वायर्ड, मतलब उसने क्या बोला क्या होगा कि इतना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ना, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट मतलब 10 लाख रुपए रिक्वायर्ड है। उसमें से हो सकता है कि अपन अपने पास अर्निंग पड़ी है, अपने पास 3 लाख की अर्निंग पड़ी है, उसमें से बोल रखे हैं हम 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड में, तो 10 लाख माइनस 1 लाख रुपए ही अपन को 9 लाख रुपए की तो जरूरत है फिर, तो वो चीज़ को क्या करेंगे, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड, है ना। अब क्या बोल रखा है, अब भाई इन्वेस्टमेंट तो 9 लाख रुपए की जरूरत है, वो 9 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, अपन नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, तो उसको किस वैल्यू पे इशू करेंगे, उसके लिए अपन को क्या निकालनी थी, P1 जो निकाली है ना अपन ने, वो वैल्यू पे इशू करेंगे। उसके बाद क्या करने, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। NP0 दैट इज N + N P1 - I + E, P1 + K, ठीक है ना। अदर टॉपिक्स क्या क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, सम ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। ये अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। ये एमएम अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है। एम लिमिटेड बिलोंग्स टू रिस्क क्लास, 10% कैपिटलाइजेशन रेट क्या है 10%, टी क्या दे रखा है 10%, है ना। इट हैज़ 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड करंट मार्केट प्राइस इज, मतलब P0 क्या दे रखी है अपने को 100 रुपीज़, और करंट एन क्या है अपने पास 25,000, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्ट दैट द नेट प्रॉफिट इज 2,50,000, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है अपन को, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 2,50,000। एंड बोर्ड को कन्विंस करा, उसको बोला कि भैया 5 रुपये का डिविडेंड दे दो, है ना, 5 रुपये का डिविडेंड दे दो, तो उसने क्या बोला 25,000 शेयर्स है जिसमें 5 रुपये का डिविडेंड देंगे तो 1,25,000 का डिविडेंड दे देंगे। अपने पास पैसा कितना बचा, 1,25,000 पैसा बचा। उसने क्या बोला अगली साल अपन को 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 5 लाख माइनस 1,25,000 दैट इज 3.75 लाख की अपन को और जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अपन नए शेयर इशू करेंगे, एमएम मॉडल के हिसाब से अपन को वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, नंबर ऑफ शेयर इज 25,000, करंट मार्केट प्राइस इज 100, नेट प्रॉफिट दे रखा है ना। एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल रखा है 5%, और इन्वेस्टमेंट बोल रखा है 5 लाख रुपीज़। सबसे पहले डिविडेंड पे करते हैं तो क्या करेंगे, P1 + D1 होल डिवाइडेड 1 + K, है ना। उसके बाद क्या है, P1 क्या है 105, यहाँ पर क्या है P1 कितना है 110। कैलकुलेट द फंड रिक्वायर्ड, अब अपन को फंड कितना रिक्वायर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए 5 लाख, उनमें से उसने क्या बोला 3,75,000 का वो चाहिए, वो उसने क्या बोला 2,50,000 रुपये पड़े, उसमें से हम 1,25,000 रुपये दे देंगे, तो 3,75,000 का चाहिए। यहाँ पे अपन पैसे नहीं दे रहे तो 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स भी अपन को पता चल जाएंगे, है ना, P1 के हिसाब से, है ना। उसके बाद अपन को मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सीधा है N + /N इंटू P1 + I - E, ठीक है, -I + E, ठीक है, 1/K, ठीक है। उसके बाद एक अलग अलग है, उसके बाद लिंटर मॉडल है, और एक
गोम एंड डॉट मॉडल है। लिंटर मॉडल ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है दोनों, तो एक बार आप फॉर्मूला ध्यान रख लेना, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, उसका नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो D1 प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू इक्विटी EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशो माइनस D0। ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको D0 दिया हुआ होगा, D1 आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गॉर्डन एंड डॉट मल्टीप्लायर आपको दे रखा होगा D प्लस E/3, है ना, मल्टीप्लायर आपको दे रखा होगा, ठीक है। अब अपन नए चैप्टर पे आ गए, दैट इज अपना कौन सा चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहले कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती है, कैपिटल रिसीव फ्रॉम द फाइनेंसिंग, भाई जितना भी अपन को फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैपिटल रिसीव हो गया, है ना, उसको कहीं पे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन। इसके अंदर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो टेक्निक्स से अपन इन्वेस्ट करेंगे उसको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या हो गया, एक तो पेबैक पीरियड, एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, उसके बाद IRR, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये अपन ने IRR अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया, ठीक है ना। पेबैक पीरियड क्या होता है, हम पेबैक क्या कितने टाइम में अपन को पे मिलेगा वापस, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर में अमाउंट, ठीक है। जो अपन ने शुरू में आउटफ्लो करा ना, वो पैसा अपन को कितने टाइम में अपन को वापस मिल जाएगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पेबैक पीरियड। अब ये क्या यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉट यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब मान लो, ठीक है, हर साल मेरे को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मेरे को 10 लाख रुपये टोटल लगा दिए, तो टोटल 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, अपन को पता चल जाएगा कि भैया मेरे को 100 साल में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं हो, जो 10,000 है वो यूनिफॉर्म नहीं हो, उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। इफ द सम इज नॉट यूनिफॉर्म पेबैक पीरियड एक्सप्रेशन विल बी कम, क्या है ना, ठीक है। वो क्या है, अपन फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे अब 7 लाख रुपये लगाए, अब 7 लाख रुपये लगाए, यहाँ तक अपन को 5 लाख कवर हो गए, ये वाले एग्जाम्पल में 5 लाख कवर हो गए, तो मतलब मुझे 2 लाख रुपये और कवर करने। अब अपन ने इसमें क्या है, 5 लाख और कमाए, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, भाई 2 लाख ही कवर करने हैं 5 लाख में से, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 0.4। अब अपन को कितने ईयर्स में मिल गया, भाई 2 साल में तो अपन को 5 लाख रुपए मिल गए थे, है ना, और 2.4 मतलब 0.4 मंथ में अपन को 0.4 ईयर्स में अपन को कितना मिल गया, 0.4 इंटू 12 दैट इज 4.8 मंथ में अपन को और पैसा मिल गया, जितना भी अपन को बाकी था। सेम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पेबैक रेसिप्रोकल करके एक टॉपिक है, ये क्या है, पेबैक का उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल। एवरेज कैश इनफ्लो, यहाँ पे क्या इनफ्लो ऊपर ले लेंगे और कैश आउटफ्लो नीचे ले लेंगे। एवरेज कैश इनफ्लो कितना है, 4,000 डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो कितना है, 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक टॉपिक क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसके अंदर वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कितना अपन को एवरेजली रिटर्न मिल रही है, ठीक है ना। इसके अंदर एनुअल बेसिस, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस और एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। एनुअल बेसिस क्या होता है, इसके अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले एनुअली तीनों की रेट निकालनी है, तीनों चारों ईयर की रेट निकालनी है, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस में क्या होगा, सबसे पहले अपन को एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तीनों चारों ईयर्स का प्रॉफिट निकालना है, उसको है ना टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, जो लास्ट ईयर के बिगनिंग में दिए रखा होगा, ठीक है। एवरेज एनुअल, इसमें क्या करना है भाई, एवरेज प्रॉफिट एवरेज है ना, और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब अपन को देखते हैं एग्जांपल, इसमें क्या दे रखा है, 80,000 के कैश फ्लोज दे रखे हैं, ठीक है ना। 80,000, 1,60,000, 2,40,000 इनका अपन ने, यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ निकाल रहे हैं अपन, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के बेस पे है, ठीक है। ये क्या था, कैश फ्लो के बेस पे, जो अपन ने पेबैक पीरियड निकाला था वो कैश फ्लो के बेस पे निकाला था, ये किस पे, प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख बिगनिंग वाला लेंगे, है ना, सेम लाख, क्योंकि 3 लाख लगा के तभी तो पैसा कमाया, एंड में थोड़ी पैसा कमाया, शुरू में पैसा लगाया तब जाके वो एंड में कमाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस से सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख क्या है अब यहाँ पे, ठीक है, 80,000 जो बिगनिंग में अपन को कैश फ्लो लगाया, ठीक है।
वर्जन 2 है ना। अब वर्जन 3 में क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है। एवरेज कैसे करना है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 90, 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2 है ना, निकाल लिया 1,95,000 और दोनों का अपन ने एवरेज कर लिया, ठीक है, वर्जन 3। अब अपन क्या देखेंगे, डिस्काउंटिंग मॉडल। डिस्काउंटिंग मॉडल क्या, सबसे पहले क्या हो सकता है इसमें, एनपीवी। एनपीवी क्या होगा, जो एनपीवी पॉजिटिव होगा, ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव होगा तो अपन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, अगर एनपीवी नेगेटिव होगा तो अपन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें एवरेज रेट ऑफ, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले नेट कैश इनफ्लो निकालना है ना, रेट ऑफ रिटर्न अपन को क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके बाद डिस्काउंटिंग करके और अपन को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अगर जीरो से ज़्यादा आती है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, और जीरो से कम आती है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है, सीधी सीधी बात है। ये अपन एग्जाम्पल देख लो, अपन ने 1 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट करे थे, 55,000 अपन को मिल रहे हैं, फिर 80,000 मिल रहे हैं और 15,000 मिल रहे हैं, उसके अपन ने प्रेजेंट वैल्यू आई 27,340, तो अपन इस प्रोजेक्ट को क्या इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कैश फ्लो है, ठीक है। अपन ने एक ही जगह अभी तक प्रॉफिट वाला यूज़ करा है, तो प्रॉफिट किस में यूज़ करा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में, वहाँ पे रिटर्न जाननी थी, यहाँ पे सब जगह क्या है, कैश फ्लो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, व्हेन द कैश फ्लो इज डिफरेंट देन दिस मेथड इज यूज। क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालने, जो अपन ने ऊपर कैश इनफ्लो निकालना है, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालना है, इनफ्लो का टोटल निकालना है, और डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। इनिशियल कैश फ्लो आउटफ्लो जो अपन ने 1 लाख रुपए लगाए थे ना, वो चीज़ है, ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बस यहाँ पे और पे बैक पीरियड में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या डिस्काउंटेड ले रहे हैं, वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कैश फ्लोज ले रहे थे, है ना। आईआरआर मेथड मैंने आपको पहले निकालना सिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आईआरआर मेथड निकालना, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई आईआरआर ज़्यादा आ रही है, मतलब अपन कमा ज़्यादा रहे, है ना, और WACC कम है, मतलब वही है, मैंने आपको जो बोला था पहले कि भैया अगर कमा ज़्यादा रहे, है ना, और उनकी एक्सपेक्टेशंस कम है, तो अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर कम रहे, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, WACC क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आईआरआर निकालने का तरीका है ना। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कैश फ्लोज निकालने, कैश फ्लो निकाल के अपन को एनपीवी निकालनी है ना। दो मेथड, दो रेट अज्यूम करनी है, एक से पॉजिटिव आनी चाहिए, एक से नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लोअर रेट होगी, है ना, एनपीवी ऑफ लोअर रेट प्लस होल डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हाई रेट H माइनस L, ठीक है। अब क्या होता है, एक क्या आता है MIRR। MIRR क्या होता है, जो भी अपन को पैसा मिलता है ना, मान लो अपन को एक बार 1 लाख रुपए मिले, फिर 10,000 रुपये मिले, अब 10,000 को भी ये क्या बोलता है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, MIRR। कैलकुलेशन देखते हैं, इन्वेस्ट 1,20,000 @10%, ठीक है। ईयर में क्या क्या कैश फ्लो हुए, पहले साल अपन को 30,000 मिली, सेकंड ईयर में अपन को 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 30,000, फिर फिफ्थ ईयर में अपन को ऐसे मिले। अब 30,000 को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, 1.3645 कैसे निकालेंगे, @8%, ठीक है। 1.08 स्क्वायर क्यूब और 4, है ना, स्क्वायर क्यूब 4, मतलब 4 बार ही निकालना है, मतलब 1.08 की पावर 4 बार, क्योंकि अपन को क्या है, यहाँ पे एंड में पैसा मिलेगा ये, और इसको 4 साल के इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके सेकंड ईयर के एंड में मिला तो इसके 3 साल के इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अपन को टोटल कैश फ्लोज मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल रिटर्न क्या होगी भाई, इसमें से इसको माइनस करा तो टोटल रिटर्न कितनी हो गई, MIRR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, MIRR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2,13,000 दैट इज कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो की पावर 1/5, है ना। कैश इनफ्लो कितना हो गया इसमें, 2,13,587, ठीक है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1,36,000, और ये क्या हो गया की पावर 1/5 कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, है ना। फॉर डिसीजन मेकिंग सेम एज IRR, अगर भाई WACC ज़्यादा होता है और IRR कम होता है, MIRR कम होता है, तो क्या करना है, और
मतलब क्या करना है भाई, WACC ज़्यादा है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अपन कम कमा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सेम अपन उल्टा वाइस वर्सा करेंगे, ठीक है। देयर शुड बी कैश फ्लो एंड नॉन कैश फ्लो रेलिवेंट फॉर NPV एंड IRR, सो कन्वर्ट नॉन कैश फ्लो, ठीक है, इनटू कैश, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो से, अब कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो कैसे करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज EBIT माइनस टैक्स, जैसे EAT, और EAT में वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, उसको कहेंगे नेट कैश फ्लो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन वापस ऐड करेंगे, उसको क्या कहेंगे? नेट कैश फ्लो, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर EBIT देखा है ना, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा हुआ था। उसके बाद EBT आ गया, EBT से मैं टैक्स माइनस करा और वापस डेप्रिसिएशन ऐड करा। डेप्रिसिएशन वापस क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है अपन को? टैक्स बेनिफिट मिलता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, ठीक है, अपन को कैश फ्लो निकालना है, तो कैश का आइटम निकालना है। नॉन कैश वाले को पहले एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया? नील। बट अपन को उसका टैक्स बेनिफिट मिल रहा, तो उसका टैक्स बेनिफिट तो लेंगे, ठीक है, इसलिए ये हो गया, है ना। व्हेन द कैश फ्लोज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स आर डिफाइंड, इंटरेस्ट आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन, है ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग मान लो अपन को अभी तक तो क्या इक्विटी के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब अपन मान लो इक्विटी की जगह, है ना, डेप्ट के लिए इक्विटी प्लस डेप्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? PBIT माइनस इंटरेस्ट, उसके क्या आएगा? PAT, है ना, PBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, माइनस टैक्स, PAT। अब वापस इंटरेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को डिसीजन मेकिंग किसके लिए करनी है? डेप्ट प्लस इक्विटी के लिए, ठीक है। तो उसका नेट कैश फ्लो आ गया, और उसका PBIT माइनस इंटरेस्ट भी डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है कैश फ्लो में, ठीक है। सम कॉस्ट कभी नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी इनकर्ड। इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आर टू बी रिकॉर्ड एट द एंड, मतलब वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपन को एंड में मिल जाता है। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल वैल्यू, भाई लास्ट में क्या है? अपन को सेल वैल्यू मिलेगी, प्लस वर्किंग कैपिटल का पैसा मिलेगा वापस, प्लस टैक्स सेविंग हो सकती है। भाई कोई स्क्रैप सेल करा, है ना, कम में सेल करा, उसको क्या कहते हैं? टैक्स सेविंग, ठीक है। अदर टॉपिक क्या हो सकता है? रिप्लेसमेंट चाइल्ड मेथड क्या बोलता है कि मान लो एक प्रोजेक्ट है 3 साल का, एक प्रोजेक्ट है 6 साल का, है ना। मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 30,000 और 30,000। ये बोलता है इस साल के एंड में वापस 1 लाख रुपए लगा दो, है ना, फिर 30,000 कमाओ, ठीक है। इसको क्या बोलता है? रिप्लेसमेंट चाइल्ड मेथड। उसके बाद इक्वलाइजेशन मेथड क्या बोलता है? ऐसे मत करो, है ना, आप तो ऐसा करो, एन्युटी फैक्टर निकाल दो, NPV डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर कर दो, तो उससे क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एवरेज रेट ऑफ कैश फ्लो मिल जाएगा कि मेरे को कितना कैश फ्लो एक साल में कन्वर्ट, डिसीजन मेकिंग से कितना कैश फ्लो एक साल में मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करना है? NPV निकालना है यूजिंग WACC, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, PVAF निकालना है और डिवाइड करना है उसको। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, उसमें क्या करना है? पेबैक पीरियड, जो पेबैक पीरियड लोअर होगा वही एक्सेप्ट करना है। ARR जिसकी हायर होगी वो एक्सेप्ट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी हायर होगी वो एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका हायर होगा वो एक्सेप्ट करना है, और IRR जिसका हायर होगा वो एक्सेप्ट करना है। रिप्लेसमेंट डिसीजन, रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीनरी विद द न्यू वन, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले अपन को क्या है? कैलकुलेट इनिशियल कैश आउटले। इनिशियल कैश आउटले कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले न्यू मशीनरी माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी, है ना। भाई उसने क्या बोला? नई मशीनरी आएगी, तो नई मशीनरी और पुरानी मशीनरी बेचेंगे, है ना। फिर उसके बाद टैक्स सेविंग होगी, है ना, तो वो भी माइनस करना है। प्लस टैक्स पेमेंट हो सकता है कि मान लो अपन ने नई मशीनरी कम में बेची तो टैक्स सेविंग हो गई, ज़्यादा में बेची तो अपन को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो सकता है तो उसको ऐड कर दो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। स्टेप्स कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालेंगे। जैसे मान लो पहले 30,000 यूनिट बनाते थे, अब अपन 40,000 यूनिट बना रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्या हो? 10,000, फिर उनकी सेल वैल्यू, है ना। इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। टर्मिनल वैल्यू निकालने का मैंने आपको पर तरीका बता दिया था, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ NPV, ठीक है। अब अपन ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है ना। अभी नए वाली क्या है? सेल्स है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट दे रखी है, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं,
डेप्रिसिएशन दे रखा है, पीबीटी दे रखा है, पीईटी दे रखा है, ठीक है। ओल्ड मशीनरी शुड बी रिप्लेस विद द न्यू वन विद द रेट ऑफ रिटर्न 10% की भैया इसने बोला है कि ओल्ड मशीनरी रिप्लेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो भी देखते हैं। बुक वैल्यू ओल्ड मशीनरी की है 2,40,000, ठीक है, एंड कैन नॉट बी फेच मोर देन 30,000, मतलब अगर अपन उनको सोल्ड करेंगे, है ना, इससे सोल्ड एंड वैल्यू आफ्टर, भाई आज अपन उनको सोल्ड करेंगे 30,000 मिल जाएंगे, अगर 10 साल बाद सोल्ड करेंगे तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। एज द कंपनी हैज स्पेंड ऑफर्ड 1 लाख ऑन फॉर ओल्ड मशीनरी एज अ ट्रेड न्यू मशीनरी फॉर द प्राइस, भैया उसने उसको ट्रेड करा तो 4,50,000 में अपन को मिल गई, ठीक है। उसकी भी सैलवेज वैल्यू 35,000 है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले परचेज ऑफ न्यू मशीनरी 4,50,000 में अपन ने खरीदी, पिछली वाली बेची 1,00,000 रुपये में, है ना, तो 3,50,000 का अपन को टोटल लग गया पैसा। कैलकुलेशन ऑफ भाई अब अपन को क्या करना है ना, सबसे पहले क्या निकालना था होता है अपन को इनिशियल कैश आउटले, इनिशियल कैश आउटले अपन निकाल लिया। उसके बाद क्या इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, है ना। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस कैसे निकालेंगे, उसने क्या बोला पीबीआईटी, है ना, तो पीबीआईटी अपन को डायरेक्ट दे रखा है ना, पीबीआईटी अपन को डायरेक्ट दे रखा है, ये रहा पीबीआईटी, ठीक है, पीबीटी अपन को डायरेक्ट दे रखा है, उसमें से डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो अपन क्या गया, क्योंकि कैश फ्लोज निकालना है तो पीबीआईटीडी आ गया, ठीक है, पीबीआईटीडी आ गया, है ना। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्या करना है ना, उसने बोला कि है ना जो कैपिटल जो अपन टैक्स रेट लगा रहे हैं उसके अंदर, किसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर और बुक्स के अंदर वो डिफरेंट है, तो उस चीज़ का एडजस्टमेंट करना है ना। अब अपन को क्या करना है 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट निकाल 7.5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा मशीन के ऊपर, ठीक है। 7.5% का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा मशीनरी के ऊपर, वो ऐड करेंगे, ठीक है, वो ऐड करेंगे, है ना। तो पीबीटी कितना आ गया अपने पास, ये वाला आ गया, है ना। उसका वापस टैक्स रेट निकालेंगे क्योंकि ये इनकम टैक्स के हिसाब से निकाल रहे हैं, है ना, उसका इनकम टैक्स के हिसाब से, फिर उसका कैश इनफ्लो आ जाएगा, फिर वापस क्या करेंगे, है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, टैक्स रेट निकाल के, है ना। अब क्या करेगा इसमें, क्या कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा, पीबीटी आ गया, पीबीटी से मैं टैक्स माइनस करा प्लस डेप्रिसिएशन वापस ऐड करा, ठीक है, डेप्रिसिएशन ये वाला ऐड करना। अगर अपन को सिंपल क्वेश्चन दे रखा होता ना तो अपना यहाँ से काम हो जाता, अपन डायरेक्ट टैक्स में माइनस कर देते, भाई टैक्स पीबीटी माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर देते। इसने क्या बोला सिंपल क्वेश्चन तो हम देंगे नहीं, हम पहले पीबीआईटीडी देंगे, उसमें से आपको पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, फिर उसका टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड करके फिर अपन को कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। सेम तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा, अपन को नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ गया ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है, मैं आपको वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या बोल रखा है, HR, अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वापस, HMR लिमिटेड एज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग मशीनरी, है ना, ओल्ड मशीनरी की कॉस्ट है 2,40,000 अभी बुक में, है ना, एंड द मशीन हैज़ बिगन अ कॉजिंग प्रॉब्लम, है ना, और वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जो बोल रही है 30,000 इज सोल्ड इन द मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट, अगर आज सेल करेंगे तो 30,000 में हो जाएगी और 10 साल बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसने बोला 1,00,000 की, ऐसा करो, किसी ने ऑफर दिया, उसने बोला अब मुझे 4,50,000 की नई मशीनें खरीदो और 1,00,000 की ये वाली पुरानी मशीनें मैं ले लूँगा। उसने बोला 10 साल की इसकी भी लाइफ है, ठीक है ना। फर्दर द कंपनी अलाउ स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन बट द टैक्स पर्पस इज 7.5%, मतलब अभी क्या है, ये क्या है, बुक्स की ऑडिट है, बुक्स का अपन को दे रखा है ना, और अपन को टैक्स पर्पस के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा। भाई कैश फ्लोज तो टैक्स पर्पस के हिसाब से चलेंगे ना, भाई एक्चुअल में कैश तो टैक्स वाले को देना है, भाई एक्चुअल में टैक्स कितना निकलना चाहिए वो तो अपन को यहाँ पे पता चलना चाहिए ना, भाई वही तो पेमेंट होगा, वही तो कैश फ्लोज होगा, है ना। तो उसको क्या है, एक्चुअल में टैक्स निकालना है। अब एक्चुअल में टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को पीबीआईटीडी निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, है ना। डेप्रिसिएशन के लिए भी उसने क्या बोला, है ना, आप 7.5% का डेप्रिसिएशन इसमें, तो अपन को पहले पूरा निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है ना।
है ना। 7.5% का डेप्रिसिएशन लगा देंगे ओल्ड मशीनरी पे और न्यू मशीनरी पे, दोनों पे, है ना। और सेम अपन को पीबीटी मिल जाएगा। पीबीटी मिलते ही अपन उसको टैक्स रेट करके और सिंपल अपन कैश फ्लोस निकाल लेंगे, है ना। ये 7.5% किसका, 3,50,000 का, ठीक है। 3,50,000 का कैसे, क्योंकि अपन को ओल्ड मशीनरी अपन ने बेच दी और नई मशीनरी अपन ने खरीद ली, ठीक है। तो आपके सारे चैप्टर्स हो गए, है ना। कौन कौन से चैप्टर आज अपन ने कवर कर लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया, डिविडेंड डिसीजन कर लिया, लिवरेज कर लिया, कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया, और अपन ने क्या करा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, ठीक है। आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर दीजिएगा, है ना। और लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर कोई भी और टॉपिक पे भी चाहिए पड़ेगा वीडियो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मैं सेकंड पार्ट इसका मैराथन का जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।